नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साबरकांठा के हिम्मतनगर में हुडा विरोध से तनाव, 7,000 कार्यकर्ता देंगे इस्तीफा, किसानों का 100 दिन से आंदोलन जारी। सैलू में तेज रफ्तार कार ने छात्रों को मारी टक्कर, 4 घायल, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने की जांच शुरू। जेतपुर में बलदेव धार के पास मिला शव, अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध मौत, उद्योगनगर पुलिस ने की जांच शुरू। कोडरमा ग्रिजली स्कूल में आयरन बॉयलर फटा, 5 कर्मचारी घायल, बॉयलर 4 दिन से खराब होने की बात विवादित। लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित। अब खबर विस्तार से। पहली खबर आ रही है दिल्ली से। नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनसे मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज नितिन नवीन भारत जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, जहां तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात करी। वहीं सभी सांसदों और मंत्रियों को मिलने का सिलसिला जारी है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने नितिन नवीन से मुलाकात की और कहा कि 45 वर्ष की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले नितिन नवीन के आने से युवाओं में उत्साह है और न केवल संगठन बल्कि भविष्य को भी उज्जवल बनाने की राह पर तत्पर है और भारतीय जनता पार्टी सभी को मौका देती है, उसका एक उदाहरण है। सर, अब पूरा पूर्वांचल मय हो चुका है, एक नव नियुक्ति हुई, बिहार में भी नव नियुक्ति हुई, किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे बिहार के एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नितिन नवीन जी एक बहुत ही कर्मठ कुशल संगठनकर्ता के रूप में और बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत मिलनसार हैं। उनको अध्यक्ष बना करके पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया है और नौजवान भी हैं। आज तक इतने कम उम्र का आदमी बिहार से तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना था, तो इसका बड़ा ही मूल रूप से मैं ये कहूँ कि इसका बहुत सकारात्मक संदेश गया है पूरे देश के अंदर। पार्टी में जो पार्टी के साधारण कार्यकर्ता भी हैं, उनमें भी संदेश गया कि एक साधारण सा कार्यकर्ता देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आ सकता है। ये कोई कर सकता है तो भाजपा ही कर सकती है। नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई आपकी, क्या क्या बातचीत हुई? क्या मैं शिष्टाचार भेंट किया। मेरे तो वो परिवार के सदस्य हैं, पटना से हैं, मैं पटना से हूँ। उनसे मुलाकात हमारी लगातार होते रहती है। उनके पिताजी मेरे अच्छे मित्र थे और एक साथ हम लोगों ने उस समय भी, हालांकि मैं उस समय दूसरे दल में था, बावजूद व्यक्तिगत संबंध के आधार पर बहुत इतने अच्छे थे उनके पिताजी, और वो संस्कार वो विचार उनके पुत्र में है। और देखिए आज उन्हीं के मार्ग रास्ते पर चल करके नितिन नवीन जी इतने बड़े पद पर चले गए, तो गौरव की बात है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से नियुक्ति हुई, कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सारे कयास धराशायी रह गए। अब आगे बंगाल का भी चुनाव है। देखिए, पार्टी का एक निर्णय होता है अपना, और इस निर्णय से सब लोग पसंद है। कोई कदम उठाती है पार्टी तो बहुत सोच समझ के उठाती है, और ये निर्णय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया, नितिन नवीन जी को सोच समझ कर ही उठाया गया है। उसके बहुत आने वाले दिनों में बहुत सकारात्मक नतीजे आपको दिखेंगे। युवाओं में जोश का स्वाभाविक है। 45 वर्ष का ही युवा इतने कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चला जाए, कम बात है। ये कोई किसी के दिल में भाव आ सकता है, तो भाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही आ सकता है, दूसरी पार्टी में ये संभव नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करें रामकृपाल यादव जी, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल 45 वर्ष के इस युवा को जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उससे न केवल युवाओं में बल्कि पार्टी के संगठन में भी एक मजबूती जो है वो जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। अगली खबर झांसी से। बिजौली ग्रोथ सेंटर क्षेत्र में आरएसपीएल घड़ी फैक्ट्री के पास स्थित नवभारत ब्रेड फैक्ट्री में आज सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझा लिए जाने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और ना ही कोई बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फायर ब्रिगेड की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया, जिसे फैक्ट्री प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।
साबुन फैक्ट्री के बगल में ब्रेड की फैक्ट्री है जी। इसी में आके सूचना मिली तो हमारी 2 फायर टेंडर आए जी। और आग को पूर्ण रूप से बुझाए। लगभग कितनी नुकसान कुछ जानकारी मिली सर? अब ये तो जांच का विषय है, ये भी बताएंगे, मालिक भी बताएंगे, हमारे प्रभारी भी आकर देखेंगे कितना नुकसान हुआ। कोडरमा के तिलैया डैम स्थित ग्रिजली विद्यालय में आज सुबह एक बड़ी घटना हुई। स्कूल की लॉन्ड्री में इस्तेमाल होने वाले आयरन के स्टीम बॉयलर के फटने से 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घायलों का कहना है कि बॉयलर पिछले 4 दिनों से खराब था और इसे बदलने की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रबंधक द्वारा इसे बदलने में देरी के कारण यह हादसा हुआ। स्कूल प्रबंधक अविनाश सेठ ने कहा कि घटना बॉयलर फटने से हुई है और घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि बॉयलर खराब होने की बात से उन्होंने इनकार किया। ये घटना इस प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में बड़ी लापरवाही को उजागर करती है, जहां बिहार झारखंड के कई जिलों में छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में लॉन्ड्री का स्टीम बॉयलर खराब होने की स्थिति में उसे नहीं बदला जाना बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। घटना में घायल सभी कर्मचारी बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। ऐसे तो 5 आदमी हैं, 5 में 2 को गंभीर है और 3 को घायल है। 3 लोग छत पर से कोई नहीं गिरा, सब बॉयलर ब्लड स्ट्रेस के कारण से हुआ है। मशीन पहले से ही खराब था ना? जी, पकड़ने चल रहा था। हाँ। में ऑटो कट नहीं हो रहा था, ऑटो कट होता तो नहीं ब्लास्ट होता। बदलने के लिए बोल रहे थे, बदला नहीं। क्या नाम आपका? गुड्डू कुमार रजक। और बाकी लोग क्या नाम है? प्रमोद रजक है, गौतम रजक है और एक राजेश प्रसाद है, एक हमारे इंचार्ज है राजेश सिंह। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग बिहार के, कहाँ से बिहार? गया जिला के हैं अच्छा। और एक मैंने 3-4 हो गए हैं जिला के। आयरन का बॉयलर हो जाता है, जो गर्म पानी होता है। हम लोग का स्टीम प्रेस जो बॉयलर होता है वो ऑटो कट 4 दिन से खराब था जी। घींच तिरछ के चला रहे थे। आज भी बोला गया कि सुबह लॉन्ड्री में लोग प्रेस कर रहे थे, उसी में जो स्टीम आयरन होता है वही ब्लास्ट कर गया, मतलब फट गया। वो स्टीम ज़्यादा हो जाने से उसी में गर्म पानी से सबको छीटा पड़ गया, उससे इंजरी हो गया थोड़ा थोड़ा सबको। कितने लोग घायल हैं? घायल क्या, मैंने वो मेन थोड़ा सा ज़्यादा 2 को लगा, बाकी सब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जले हैं। वो जो घायल है 3 टोटल 5 लोग हैं। घायल जो है उनका कहना है कि जो स्टीम था उसको बदलने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन नहीं बदला जा रहा था। अगर शायद बदला जाता तो ये घटना नहीं घटती। ऐसा तो हमारी जानकारी में नहीं है कि बदला जा रहा है। वो तो प्रॉपर मेंटेनेंस का काम तो उसमें चलते ही रहता है और बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये। वो स्टीम आयरन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सबके घर में रहता है और पता नहीं कैसे इसमें ये इस तरह से फटा, ये तो हम लोग अपने भी आश्चर्य लग रहा है। तो आम चीज़ है, सबके यूज होने वाला। धनबाद शहर के सराय ढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में सोमवार देर रात एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग झुलसकर घायल हो गए। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ गोलू और 70 वर्षीय चिंता देवी के रूप में हुई है। देर रात सभी लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक आग लगने से घर में चीख पुकार मच गई। दूसरे और तीसरे तल्ले पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकालकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन धुआं अत्यधिक होने के कारण नीचे फंसे लोगों को बाहर निकलने में काफी कठिनाई हुई। काफी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। जानकारी के अनुसार चिंता देवी अपने कमरे में हीटर चलाकर रात करीब 12 बजे सोई थी, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घटना घटा विकास नगर में कल रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में एक घटना घटा है, जिसमें 2 आदमी का मृत्यु हो गया आग लगने के कारण। आग कैसे लगा था? आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगा। हाँ, शॉर्ट सर्किट। परिवार में कितने लोग थे उस टाइम? परिवार में आपका 7 जन थे, 7 आदमी थे। 7 जन में एक 76 साल के
उन्हें महिला थी और बाकी सब जवान सब थे, जिसमें 2 को बेहोश हो गए। एक प्रशांत कुमार नाम का लड़का 26 वर्षीय, वो जल गया उस आग में, लपेटा में झुलस गया। हम ऊपर में पढ़ने के बाद गेम खेल रहे थे, 1 बजे तकरीबन 1 बज रहा था। तो जो ऊपर रहती हैं इनके साथ, जो इनकी भाई बहन जो भी है, वो आके बाहर हल्ला किए। तो बाहर निकले तो जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जो नीचे रहते थे अंकल हमारे, कुंदन अंकल, उनका बेटा बोला कि घर पे आग लग गई है, पापा को निकालो। तो हम और यहाँ पे एक विनय सिंह करके भैया हैं, हम दोनों अंदर गए पीछे से। तो ये वाला गेट लॉक था, इस वाले गेट पे ताला लगा हुआ था। हमने खोलने की कोशिश की, सब बल से तोड़ा, नहीं हुआ। देन हम पीछे से गए, तो पीछे से जब गए तो गेट खुला हुआ था। तो वो गेट खुला था तो सारे बच्चों को निकाले पहले, जितने बच्चे थे घर पे। 2 बच्चे थे नीचे, एक उनका बेटा और उनकी बेटी, और गोलू था जो कि उस रूम में था, पैक था। वो गेट नहीं खोल पा रहा था धुएं की सफोकेशन की वजह से। तो मैं अंदर गया भैया के साथ, धुआं बहुत ज़्यादा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पहले आंटी को निकाला, आंटी को इधर लाया, CPR दिया। उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, CPR दिया, माउथ टू माउथ दिया, ऑक्सीजन गया उनको बाहर ला के निकाला। फिर अंकल को निकाला अंदर से, बहुत ज़्यादा धुआं था, अंकल को निकाला। लेकिन माँ को निकालने का कोशिश किया और वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा आग था, बहुत ज़्यादा। कितना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आई थी, 2 बड़ी थी और एक छोटी वाली गाड़ी आई थी। 2 बड़ी घुस नहीं पाई थी अंदर, तो उन्होंने पाइप लगा दिया था वहाँ से यहाँ पे। हम लोग तो सब सोए हुए थे, खाना वाना खा के सब सोए हुए थे। एक बार अचानक मतलब जो मेरे छोटा भाई है, उनका वाइफ आई बुलाने के लिए कि भैया नीचे में आग लग गया है। तो हम तो जैसा जो हालत में थे, गंजी में अपना गमछी में अपना भागते हुए नीचे आए। देख रहे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहे हैं हमने कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। अब लास्ट में सब्बल मंगाया, सब्बल मंगाने के बाद पूरा इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये दरवाज़ा टूटा नहीं। लास्ट में वो गली में तो गेट है, उसका तो दरवाज़ा हम तोड़ देंगे। सब्बल तो तोड़े, पीछे साइड से जाके तब हम पूरा पानी मारे हैं। नीचे रूम, कितने रूम में आग लगा था? नीचे एक ही रूम में जो मेरी माँ जा रही थी, वो उसी में आग लगा था खाली, बस। वर्धा जिले के सेलू शहर से एक चिंताजनक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। ट्यूशन क्लास से घर लौट रहे स्कूली छात्रों को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 छात्राओं सहित कुल 4 छात्र घायल हो गए हैं। घटना पुलिस स्टेशन रोड की है, जहां पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब छात्र ट्यूशन क्लास खत्म होने के बाद घर लौट रहे थे। अचानक तेज रफ्तार से आई कार ने छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय नागरिकों ने तुरंत मानवीय संवेदना दिखाते हुए घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही सेलू पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सेलू पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार वाहनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेतपुर में बलदेव धार के पास शव मिला है। राजकोट पोरबंदर हाईवे पर बलदेव धार के पास एक खुले प्लॉट में एक अनजान व्यक्ति का शव मिला। एक अनजान व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिला। जेतपुर उद्योग नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले गई है। अज्ञात व्यक्ति की हत्या हुई है या किसी और वजह से मौत हुई है, यह PM रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। उद्योग नगर पुलिस ने अनजान व्यक्ति की पहचान समेत जाँच शुरू कर दी है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब प्रदेश की राजनीति लखनऊ सहित सभी जिलों के जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। शासन के निर्देश के अनुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज राज्य सरकार का पुतला दहन किया। राज्य सरकार पर आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। युवा मोर्चा ने राज्य सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। युवा मोर्चा ने राज्य के लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति से जुड़ी मांग को लेकर आज रांची में जिला स्कूल परिसर से लेकर अल्बर्ट 1 का चौक तक शव यात्रा निकाला और बाद में सांकेतिक रूप से दहन भी किया। इस दौरान युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में छात्रों ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। मौके पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज और जिला अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने राज्य सरकार पर युवाओं के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार ने गरीब छात्र छात्राओं को भी धोखा दिया है। लगभग 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्र छात्राओं के समक्ष पढ़ाई लिखाई और परीक्षा की तैयारी करने में बाधा आ रही है। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने स्टूडेंट का लाइफलाइन बंद कर दिया। स्कॉलरशिप एक लाइफलाइन होता है, छात्रों का आस होता है, छात्रों का विश्वास होता है पढ़ाई के लिए, और उस पढ़ाई के विश्वास और आस के साथ अगर किसी ने धोखा किया है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है। 2 साल से स्कॉलरशिप बंद है और स्कॉलरशिप छात्रों को मिल सके, इसी के लिए आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और सरकार की शव यात्रा निकाल रहे हैं कि छात्रों को उनका हक अधिकार मिल सके। सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार से हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट आज सड़क पर। हम लोगों ने युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा भ्रष्ट सरकार के का शव यात्रा निकाला गया और आप देख रहे होंगे शव को जलाने का काम किया। अब इसकी अस्थियों को जाके हम लोग बनारस में विसर्जित भी करेंगे। ऐसा है कि यह सरकार जो लगातार ठग रही है, हर समाज को इसने ठगा, अब यह छात्रों को भी ठगने से बाज नहीं आ रही है, उसका भी हक को मारने का काम इस सरकार ने किया है। 2 साल से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है। एक गरीब तबका का बच्चा जो शहर में आके पढ़ता है या अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है, थोड़ा छात्रवृत्ति मिल जाने से क्या होता है कि उनको बहुत सपोर्ट हो जाता है। लेकिन इस सरकार ने उनके पैसों को भी घटकने का काम, उसको भी खा जाने का काम किया और छात्रों की छात्रवृत्ति 2 सालों से रोकी रखी है। उन्हीं की मांगों को लेकर आज हम लोग सड़कों पर है और यहाँ शव यात्रा उनका दहन करने का काम किया। रोमित नारायण सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रांची। लालगंज के गांधी चौक के समीप एक फल दुकानदार को कुछ नशेड़ियों ने जमकर पीट दिया, जिससे फल दुकानदार घायल हो गया। घटना के बारे में जब तक लोग समझते तब तक सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। हालांकि यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दूसरी ओर लालगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार को जो ही घटना की जानकारी हुई, त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस लालगंज थाना ले जाया गया, जहां अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में पीड़ित फल दुकानदार अगरपुर आर्य समाज स्कूल रोड निवासी लाल बाबू शाह के बेटे अविनाश शाह ने बताया कि हमारा फल का दुकान गांधी चौक पर है। हर रोज की तरह मंगलवार सुबह भी दुकान खोली गई थी। खोलने के बाद कुछ समय के बाद एक उजला जैकेट पहने एक लड़का आया। वह फल खरीदा और खरीदने के बाद अचानक दुकान पर रखा हुआ हंसुआ उठाकर मुझ पर चला दिया। इसी बीच कुछ और लड़का आए और सब लोग मारपीट करने लगे। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज और पकड़े गए आरोपी बयान के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के NH33 पर सिटी इन होटल के पास स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में 30 वर्षीय मुकबधीर युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। पीड़िता के परिजनों ने मुख्य आरोपी अमित कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी का एक सहयोगी को भी हिरासत में लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार पीड़िता मुखबधीर है और आरोपी ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में देख-रेख का कार्य करता है। पीड़िता रोजाना पानी भरने और गोबर लाने के लिए कंपनी परिसर जाती थी। घटना वाले दिन भी वह गोबर उठाने गई थी, लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटी। परिजन उसे तलाशने पहुंचे और देखा कि आरोपी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। परिजनों ने शोर मचाया और आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान हाथापाई में अमित कुमार को आंख के नीचे चोट भी आई है। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया है। डीएसपी बंचदेव कुजूर ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण और बयान प्रक्रिया कानून के अनुसार किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। जो मुखबधीर तो उसका भाई के द्वारा एक आरोप लगाया गया, एक आवेदन दिया गया कि उसकी बहन जो मुखबधीर है उसके साथ उसके पड़ोस में ही रहने वाले जो बाबा एक ये है गैरेज है, तो उसका एक कार्य करने वाला व्यक्ति उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसका नाम आपका अमित कुमार केसरी है।
तो उनके आवेदन पर हम लोगों ने FIR दर्ज किया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो जैसे वो कंप्लेनेंट बता रहा है और उसकी बहन से भी पूछताछ की तो हालांकि मुखबिर है पर इशारा से बता रही है कि उसको अंदर में ले गया था और पकड़ा पकड़ी किया था, उसके साथ दुष्कर्म की घटना किया। बाकी हम लोग मेडिकल कराएंगे तो मेडिकल में क्लियर हो पाएगा कि उसके साथ क्या घटना घटी है। डॉक्टर का रिपोर्ट बताएगा कि दुष्कर्म हुआ है। अभी हम लोग उसको लड़के को जो आरोपी है उसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और हम लोग न्यायिक हिरासत में उसको भेज रहे हैं। ट्रांसपोर्टर से बात हो पाएगी? की बात अभी नहीं हुई है कि वहाँ पर जो जिसके ऊपर आरोप वो है अमित कुमार के, तो हम लोग उसी से पूछताछ कर, बाकी क्या है ट्रांसपोर्टर से कोई हम लोग का आरोप ही नहीं है उसके ऊपर। बस्ती जिले की पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के हरदिया चौराहे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सिद्धार्थनगर से अजमेर जा रही जायरीनों से भरी सवारी बस की सामने से आ रहे एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बस चालक सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि कई यात्री बस में फंस चुके हैं। सूचना मिलते ही पुरानी बस्ती और बड़ेवन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जनपद बस्ती के कोतवाली बड़ेगांव चौक में जिसमें ट्रक और बस आमने सामने से भिड़ गई। ये बस में कबीर नगर से शुरू होकर कई सारे लोग इकट्ठा होकर अजमेर शरीफ कोर्स में हिस्सा लेने जा रहे थे। यहाँ बड़ेगांव चौक क्षेत्र में सड़क पे यहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ है। बस में कुल 21 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की मृत्यु हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी और जो 15 लोग हैं वो उनके छोटी मोटी चोट लगी है। सभी का इलाज घायलों का जिला अस्पताल में हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया है। ट्रैफिक को भी यहाँ पे दोबारा से सही से चालू कराया जा रहा है। घायलों का इलाज की जो टीम लगी हुई है उसका मुआयना सभी ऑफिसर द्वारा। हुडा परियोजना के विरोध ने हिम्मतनगर में राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है। हुडा से प्रभावित 11 गांवों के लगभग 7,000 कार्यकर्ता भाजपा छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। किसानों का यह आंदोलन पिछले 100 दिनों से जारी है, लेकिन सरकार के साथ कई बैठकों के बावजूद अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अब आंदोलन उग्र हो चुका है और सभी प्रभावित गांवों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता 20 दिसंबर को भाजपा कार्यालय पहुंचकर सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। इस कदम के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल और गर्माहट देखने को मिल रही है। स्थिति की निगरानी के लिए प्रशासन सतर्क है, जबकि किसान और कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। हमारी हुडा संकलन समिति की एक मीटिंग मिली थी और सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में 20 तारीख को शनिवार को हम सारे 11 गांव के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो कोई होद्देदार है, प्राथमिक सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, तो वो सारे लोग एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी के मध्यस्थ कार्यालय पर जाके एक साथ सब राजीनामा देने का कार्यक्रम दिया है और वो 20 तारीख को हम एक साथ मिलके सब 11 गांव के 8,000 जितने कार्यकर्ता लोग राजीनामा सामूहिक देंगे। तो ये थी अब तक की खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। धन्यवाद। Yeah.